नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल हमने अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 हल करी थी। आज हम अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 की बात करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.2 की हम बात करें तो इसमें यह है कि कोई भी एक नंबर है हमारे सामने, तो हर एक नंबर कुछ ना कुछ अभाज्य नंबरों से मिलके बना होता है। जैसे उदाहरण ले हम, जैसे मान लो हमने लिया 6 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3। तो इसके अंदर जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 और 3 है। इसी तरीके से अगर मैं 12 लिखूं तो 12 को लिख सकता हूं 2 की घात 2, 3 की घात 1। मतलब इसके अंदर भी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 2 और 3 है। 2 दो बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है। इसी तरीके से मान लो मैंने लिखा 72, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 9, मतलब 2 की घात 3, 3 की घात 2। तो किसी भी संख्या को आप इस तरीके से उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हो। यही हमारा मेन मकसद है इस चैप्टर में। जब हम ये लिखना सीख जाएंगे तो उसके बाद इसकी मदद से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने जब एचसीएफ फाइंड किया था तो वो एचसीएफ किसकी मदद से फाइंड किया था? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखकर भी हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, एलसीएम भी फाइंड कर लेते हैं। दोनों ही चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि 140 में जो है 140 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए दोस्तों, 140 है, क्या करें हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे संख्या को लिख दो। उसके बाद देखो क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है? हाँ, 2 से विभाजित हो रही है। कितना? 70। क्या अभी 2 से विभाजित हो रही है? हाँ, हो रही है। कितने बार? 35 बचेगा। क्या ये 2 से विभाजित हो रही है? 2 से विभाजन का नियम ये है कि उसका जो इकाई अंक है वहां पे एक सम संख्या आना चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8 या फिर 0। ये यहाँ पे अगर आता है तो हम बोल देंगे कि अंक 2 से विभाजित है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हमें 3 के पास जाना पड़ेगा कि क्या ये 3 से विभाजित है। ये 3 से विभाजित दोस्तों तभी होगा जब इसके जो अंक हैं, इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो 5 और 3 8। क्या 8 3 से विभाजित होता है? नहीं, 8 3 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब यह संख्या 3 से भी विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजन के बाद अगर हम देखें कौन सा अभाज्य संख्या आता है, कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो इसके बाद अभाज्य संख्या आती है 5। हमने 5 से विभाजित किया, ये कितना बचेगा? यहाँ पे 7 बचेगा। अब 7 तो ये खुद एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 5 की घात 7। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है नंबर्स के बारे में, अंकों के बारे में, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में। आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा बेसिक नंबर सिस्टम, पूरा मैंने बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो अंक है 156। इस 156 के लिए हमें सॉल्व करना है, इसके लिए हल करना है। तो वही मेथड है। यहाँ पे क्या करें हमने 156 के लिए लिखा और इसी तरीके से हम हल करेंगे। यहाँ पे लिखा 156। देखिए 156 को अगर 2 से विभाजित करें तो कितना होगा? ये बचेगा यहाँ पे 7 बार भाग जाएगा, 1 16 यानी 8। फिर आप 2 से विभाजित करोगे तो यहाँ पे बचेगा 39। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो एक विषम संख्या आ गई। तो क्या 3 से विभाजित होगा? 9 और 3 12, 12 3 से विभाजित होता है। अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित है। हमने इसको 3 से विभाजित किया, ये हो गया यहाँ पे 13। फिर हम आगे चलें। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, 13 किसी से भी विभाजित नहीं होती है। तो 13 यहाँ पे कितना आ गया? 1। यानी 156 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। ये है 3825। इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो सेम इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। 3825 को हम हल करें तो 3825 यहाँ पे लिखा हमने। इसको आप 5 से विभाजित करो। क्या ये 2 से विभाजित होगा? मुझे लग तो नहीं रहा है कि 2 से विभाजित है, क्योंकि इकाई अंक पर 5 आ रहा है। अगर 3 से देखें तो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18।
मतलब ये 3 से विभाजित हो सकता है। 3 से विभाजित कर दिया हमने, तो यहाँ पे 3 का भाग दोगे कितना होगा 1, 6, फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना 2 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर देखें तो 1 बार भाग जाएगा, उसके बाद 8 है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बार भाग जाएगा, फिर 8 मतलब 2 बचेगा आपका शेषफल, तो हो गया 22, 1 बचा 7, फिर 1 15, 3 5 6 15, मतलब 1275 बचेगा। फिर हम देखें क्या ये 3 से विभाजित है, अंकों का योग कर लेते हैं, 5 और 7 12, 12 2 14, 1 15, 15 3 से विभाजित होता है, मतलब ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको भी हमने 3 से विभाजित किया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 75 को 3 से विभाजित करोगे 25 आएगा। क्या अभी भी ये 3 से विभाजित है? 5 और 2 7, 7 और 4 11, नहीं 11 3 से विभाजित नहीं होता है। तो फिर अगला नंबर क्या होगा 5। क्या ये 5 से विभाजित होगा? यदि इकाई अंक पर 5 या 0 आता है तो नंबर हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक पे 5 आ रहा है, बिल्कुल 5 से विभाजित होगा ये। हमने 5 से विभाजित किया तो 5 5 अट्ठे 40, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे देखें तो 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा 25, यानी कितना बचा 85। अभी भी ये 5 से विभाजित हो सकता है। एक बार फिर से 5 से विभाजित किया, कितना हो जाएगा ये 5 एकम 5 3, 17 पंचे 85। अब 17 बचा है। 17 अपने आप में स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब आप अब 17 से विभाजित करोगे तो 3825 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यानी 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1। इस तरीके से हम 3 8 2 5 यानी 3825 को लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला अंक है वो है 5005। इस 5005 को देखिए हम कैसे लिखें। इसके लिए दोस्तों हमारा चौथा सवाल है 5005। इसको देखें, ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इकाई अंक पे 5 आ रहा है। फिर हम 3 से विभाजन का नियम देखते हैं। 3 से विभाजित होने के लिए जरूरी है कि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग 5 और 5 10, 10 3 से विभाजित नहीं होता है। अब हम 5 से चेक करेंगे तो आप देखिए कि इसके जो इकाई अंक है, इकाई अंक पर 5 आ रहा है, मतलब 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से विभाजित करने के लिए क्या करें, यहाँ पे कितना बचेगा 1001। अब देखो दोस्तों ये 5 से भी विभाजित नहीं हो सकता है, तो 7 से चेक करते हैं क्या ये 7 से विभाजित होगा। 7 एकम 7 3 30, 7 चौको 28, कितना बचा 7 चौको 28 2 21, यहाँ पे बचेगा 143। 143 देखें किसी से विभाजित होता है क्या, 11 से देखते हैं, क्योंकि 7 के बाद अगला नंबर आता है 11 जो कि हमारा एक अभाज्य संख्या होगी। तो 11 को 11 और 3 33, हाँ ये 11 से विभाजित हो रहा है। कितना हो गया 11 एकम 11 बचा 3 33 3 बार। अब 13 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसके बाद इसी तरीके से हमारा जो अगला सवाल है 7429। 7429 का देखते हैं, ये हो गया 7429। सबसे पहले क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं। यहाँ पे इकाई अंक पर एक विषम संख्या आ रही है, 2 से विभाजित नहीं होगा। क्या ये 3 से विभाजित होगा? 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, ये 3 से भी विभाजित नहीं है। इसके बाद हम देखें क्या ये 5 से विभाजित होगा, तो 5 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक पर या तो 5 का कोई गुणांक यानी 5 हो या 0 हो, नहीं आ रहा है। तो अब 7 से देखें क्या ये 7 से विभाजित होगा, तो यहां से देखो 7 एक बार हो गया, 7 से विभाजित ये, तो दोस्तों ये 7 से भी विभाजित नहीं, आप 7 से विभाजित करोगे यहाँ पे 1 आएगा, तो 106 फिर 9, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 शेषफल, 7 से विभाजित नहीं है। 7 के बाद अगला जो हमारा नंबर आएगा अभाज्य संख्याओं में वो 11 आएगा। 11 से भाग देके देखते हैं क्या ये 11 से विभाजित है। 7 4 2 9, तो 11 छक्के 66, यहाँ पे कितना बचा 8 82, 11 सत्ते 77, यहाँ बचा 5। तो आप देख सकते हो ये भी पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, 4 रिमाइंडर आ गया। 11 के बाद अगली संख्या आती है 13, तो आप 13 से विभाजित करके देखिए। 7 4 2 9, 13 पंचे 65, यहाँ पे कितना बचा 9 92, 13 सत्ते 91, यहाँ पे कितना बचेगा 1, ये 9, 13 एकम 13, तो आप देख सकते हो शेषफल यहाँ पे 6 बच गया, मतलब ये भी नहीं होगा। अगला 13 के बाद नंबर आता है 17,
तो हम 17 से विभाजित करके देखें क्या ये हो रहा है। 7 4 2 9, 17 चौको 68, बचा कितना 6 62। अब यहाँ पे देखिए 17 चौको 68, आपको 3 बार लेना पड़ेगा तो कितना हो गया 17 तिया 51 1, यहाँ पे कितना 11 और 17 सत्ते 119। इसका मतलब हम इसको जब विभाजित करेंगे 17 से तो यहाँ पे कितना आएगा 437। 437 को फिर से देखो क्या ये 17 से विभाजित हो सकता है, तो 17 दूनी 34, यहाँ पे बचेगा कितना 9 97। 97 किसी से विभाजित नहीं होता है। 17 के बाद फिर हम 19 से चेक करें क्या ये 19 से विभाजित है, तो 437 19 से विभाजित करेंगे तो 19 दूनी 38, बचा 5 57। हाँ ये 19 से विभाजित हो रहा है कितने बार 23 बार, तो हमने इसको 19 से विभाजित किया, यहाँ पे बचा 23। अब 23 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1। तो दोस्तों इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 7 4 2 9 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। हमने 140 का सबसे पहले गुणनखंड लिखा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 की घात 2 5 की घात 1 7 की घात 1। फिर हमने 156 का लिखा, हमने फिर 38 25 का लिखा, हमने 5005 का लिखा, 74 29 का। आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। देखिए अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1, दूसरा संख्याएं खुद, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 एंड सो ऑन। तो ये कुछ अभाज्य संख्याएं आपको याद रखनी जो आपके सामने बार बार आ सकती हैं। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है। दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। देखिए एचसीएफ एलसीएम फाइंड कैसे करना है इसको आप समझिए। यहाँ पर हमें जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं वो फाइंड करने किसकी मदद से, अभाज्य गुणनखंड जो अभी करना सीखा है उसकी मदद से। तो सबसे पहले 26 और 91 इन दोनों को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। 26 को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे 2 से विभाजित किया, यहाँ पे कितना आया 13, फिर 13 से विभाजित किया तो 1। तो 26 को अगर हम देखें ये हो जाता है 2 गुणा 13। इसी तरीके से आप 91 को लिखोगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 13। अब देखिए दोस्तों एचसीएफ आप कैसे फाइंड करते हैं, इनमें जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उन हर एक अभाज्य संख्याओं दोनों को कंपेयर करो, दोनों को तुलना करने पर जिसकी न्यूनतम पावर होगी, अभाज्य संख्या जिसकी न्यूनतम पावर, अभाज्य संख्याओं की न्यूनतम घातों का गुणनफल। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे क्या है, यहाँ पे तो 7 की पावर है ही नहीं, यहाँ पे तो 2 की पावर है ही नहीं। तो 26 को हम ऐसे लिखें 2 की घात यहाँ पे 1 है, 7 की घात 0 है और 13 की घात 1 है, ऐसा लिखा जा सकता है। इसी तरीके से 91 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 0, 7 की घात 1, 13 की घात 1। इन दोनों में से न्यूनतम घात हमें देखनी है कि क्या होगी। तो देखो 2 की घात इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो न्यूनतम क्या होगी, न्यूनतम घात 2 की घात 0, फिर 7 की घात 0, 7 की घात 1, न्यूनतम क्या होगी 7 की घात 0, 13 की घात 1, दोनों में बराबर तो यही न्यूनतम हो जाएगी। तो जो एचसीएफ है वो कितना हो गया 1 × 1 × 13 बराबर 13। आप चाहे तो इसको यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम है उसके थ्रू भी करके देख सकते हैं, यही मिलेगा। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या करना है, हमें अधिकतम घात लेना है। एलसीएम में यहाँ पे हमें एक अधिकतम घात लेना है। देखिए अधिकतम घात क्या होगी, 2 की घात 1, 2 की घात 0, दोनों में अधिकतम क्या है 1। 7 की घात 0, 7 की घात 1, अधिकतम क्या होगा 1। 13 की घात 1, दोनों बराबर हैं तो बराबर में तो यही हो गया अधिकतम। यानी कि जो हमारा एलसीएम है वो कितना हो गया 7 दूनी 14, 14 गुणा 13, तो ये कितना हो गया 140
और 42 यानी कि 182। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब प्रश्न में हमसे बोला हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुणा 91 बराबर कितना होना चाहिए। इनका जो एचसीएफ है और इनका जो एलसीएम है दोनों के गुणनफल के बराबर। एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ कितना आ रहा है 13 और एलसीएम कितना आ रहा है 182। ये कितना है 26। तो यहां पे आप इसको करके देखो कितना आ जाएगा। ये 13 गुणे 2 गुणे 91, इस 2 का यहां गुणा कर दो, सो 13 गुणा 182। आप देख सकते हो दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः अंकों का गुणनफल या संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, संख्याओं का गुणन एचसीएफ गुणा एलसीएम है। इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 2 का पहला वाला जो पार्ट है वो पूरा किया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों दूसरा पार्ट है 510 और 92, दो संख्या है। सबसे पहले हम 92 को लिखते हैं कि 92 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या होगा। तो यहाँ पे 2 से आपने किया कितना बचेगा 46, इसको 2 से करोगे तो 23 यानी 23 बचेगा। अब 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो आपने 23 से किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी 92 को क्या लिखा जा सकता है, 92 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 23, यानी 2 की घात 2 इंटू 23 की घात 1। अब हम बात करते हैं 510 की। तो 510 को कैसे लिखें इसको देखते हैं हम। क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है, हाँ 2 से विभाजित हो रहा है। कितना आएगा ये 255। क्या अभी 2 से विभाजित है, नहीं अभी 2 से विभाजित नहीं है। क्या 3 से विभाजित है, 5 5 10 और 2 12, हाँ 3 से विभाजित है। 3 8 24, 1 बचा 15, 3 5 15 यानी 85। क्या अभी 3 से विभाजित है, 8 और 5 13 नहीं है। 5 से हाँ है, यहाँ पे 17 से विभाजित करें तो 1, यानी कि जो 510 है ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, सभी की घात 1 बना रही है। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, दोनों में से जो न्यूनतम घात है। एचसीएफ मतलब जो भी न्यूनतम घात है वो लेना है हमें। तो देखिए यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो आपको 1 लेना पड़ेगी। यहाँ पे 3 की घात 1 है, जबकि यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो जो चीज नहीं है उसकी घात हम 0 मानते हैं। तो यहाँ पे 3 की घात 0, यहाँ देखें तो 5 नहीं है, 5 की घात 0, 17 इसमें नहीं है, 17 की घात 0, 23 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो 23 की घात 0। मतलब जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, ये सिर्फ 2 हुआ। अब थोड़ा आगे चले हम। अब हम बात करते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, आपको अधिकतम घात लेनी होती है। तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी, अधिकतम घात हो जाएगी, यहाँ पे देखो 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 की घात 2। फिर 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, अधिकतम घात 1। 5 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0। फिर 17 इसकी भी अधिकतम घात 1, 23 की अधिकतम घात 1। तो ये कितना बन गया 4 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू यहाँ कितना है 17 गुणा 23। इसको आगे सॉल्व करें, 17 छक्का 102 और ये 0, ये हो गया 23। आगे सॉल्व करें तो देखो अगर ये 1000 होता तो आंसर कितना होता 23000। 20 और है, 23 का 20 में गुणा करते हैं तो 460, यानी कि 23460। अब देखें आगे एलसीएम संख्याओं का गुणनफल, ये कितना आ रहा है, संख्याओं का गुणन ये आ जाएगा 510 गुणा 92, तो ये बन जाएगा आपके पास 46920। इसके बाद हम देखें यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम देखें एलसीएम इंटू एचसीएफ को, तो ये बन जाएगा 23460 गुणा 2 यानी 46920। तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणन बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको ये कहा जा सकता है।
बोलिए, यहां तक समझ आया सभी को? यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों, इसका जो तीसरा वाला पार्ट है वो भी आप कर सकते हो, और इसका जो तीसरा प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 का, वो भी इसी तरीके से सेम मेथड पे आधारित है, आप उसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। हम प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, कैसे करें इसको हमें ये दो संख्या है जिनका एचसीएफ पता है, और ये जो दो संख्या है इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए कभी भी आपको दो संख्याएं हैं उनमें से या तो एचसीएफ दिया होगा या फिर एलसीएम दिया होगा। हमने अभी अभी पढ़ा था कि संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना आ रहा है, संख्याओं का गुणनफल हमारा आ रहा था एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 306 इंटू 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9 गुणा एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया 306 गुणा 657 भाग 2, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसको 3 से कैंसिल किया तो यहाँ पे बचेगा 102, इसको 3 से कैंसिल किया तो 2, यहाँ पे 19, यानी कितना हो जाएगा ये 21900 और प्लस 219 इंटू 2 438, कितना हो गया तो ये 19 और 4 23, 22338, ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। इसमें दिया हुआ है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए जो 6 है, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 इसकी घात में n बराबर 2 की घात n इंटू 3 की घात n। तो ये जानकारी हमारे पास आ गई है, बस इतना हमें पता है। देखिए किसी संख्या के आखिर में अगर 0 आ रहा है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 30, इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 10। ये जो 10 है, ये 10 जब उसका एक गुणांक होता है, 10 गुणनफल में आता है, गुणनखंड होता है, तभी संख्या 0 पर समाप्त होती है। लेकिन इस 10 को देखें कि 10 बनता कब है, ये बनता है जब यहाँ पे किसी 2 का और 5 का गुणा हो रहा हो। यानी कि किसी भी संख्या में, जैसे मान लो 30 लिखा मैंने, तो ये होगा 2 गुणा 3 गुणा 5। अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 और 5 का एक युग्म तैयार हो रहा है। तो कोई भी संख्या आप ले लो, यदि उसमें 2 और 5 के युग्म तैयार हो रहे हैं तो उस संख्या के आखिर में 0 आ जाएगा। यदि उस संख्या में 2 और 5 के युग्म तैयार नहीं हो रहे हैं तो उसके आखिर में 0 नहीं आ सकता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि किसी संख्या के आखिर में, किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 और 5 के युग्म का बनना अनिवार्य है, युग्म का बनना अनिवार्य है। यदि वो नहीं बनते हैं तो, यदि 2 और 5 के गुणन के युग्म नहीं बनते हैं तब वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब देखिए इसके बारे में, 6 पावर n बराबर 2 की घात n इंटू 3 की घात n। यहां पर 5 की कोई भी घात नहीं है, कोई भी घात नहीं है, अतः 2 गुणा 5 के युग्म नहीं बनेंगे। अतः अगर ये युग्म नहीं बनेंगे तो क्या होगा,
अतः यहां पे हम देखें 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका उत्तर है। तो हमने जांच कर ली कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तब होती है जब उसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से गुणनखंड होते हैं? एक तो होता है 1, जैसे मान लो 2 लिखा तो इसका 1 होगा और 2, यानी 1 1 और संख्या खुद, 1 और संख्या खुद। यदि संख्या के इन दोनों के अलावा कोई और गुणनखंड है तो वह संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। तो वह संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। अब आगे देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 की। देखो इन दोनों में 13 आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे 13 को कॉमन निकालूं तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणा 11 प्लस का 1 इंटू 13। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 13 इसका एक गुणनखंड है। यहां हम कह सकते हैं कि 13 इस संख्या का एक गुणनखंड है। 13 इस संख्या का एक गुणनखंड है। जबकि हमने क्या लिखा है कि या तो 1 होना चाहिए संख्या खुद तो पूरी है नहीं, अभी इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है, अतः यह भाज्य संख्या है। उसके बाद दूसरे की बात करें, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें से अगर मैं 5 कॉमन निकालूं तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 1, दोनों में से 5 5 बाहर निकला। तो यहां आप देखो, यहां 5 इस संख्या का एक गुणनखंड है। 5 इस संख्या का एक गुणनखंड है। तो यहां फिर से वही बोल सकते हैं हम कि 1 और संख्या खुद, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड मिल गया, मतलब कि ये क्या होगी, अतः यह भी एक भाज्य संख्या होगी। यहां पर अगर आपको और व्याख्या करनी है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए यह जरूरी है कि उसका 1 और संख्या खुद, इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड अगर मिल जाता है तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। तो यहां पर आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जैसे ये हो गया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक जो उसने कवर किया पूरा 18 मिनट में कवर किया। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यहाँ से पहले सोनिया ने चलना स्टार्ट किया और साथ ही साथ रवि ने चलना स्टार्ट किया। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप क्या करो, जो भी उनका समय है, दोनों की जो रिस्पेक्टिव समय है, उन समय का आप एलसीएम ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा।
क्यों ऐसा क्यों होता है आपको बताता हूँ। देखिए इसने स्टार्ट किया, ये 18 मिनट में यहाँ पहुँचेगी, जबकि ये 12 मिनट में यहाँ पहुँच के और यहाँ पे 18 मिनट में यहाँ पे होगा। फिर 18 मिनट बाद ये चलना स्टार्ट करेगी, 36 मिनट में ये यहाँ फिर दोबारा में आएगी, जबकि 36 मिनट में इसके 3 चक्कर लग जाएंगे। तो 36 मिनट बाद इसके 2 चक्कर हुए, इसके 3 चक्कर हुए, लेकिन दोनों मिलेंगे जरूर। और 36 क्या है, इन दोनों का एलसीएम, दोनों का एक जो गुणांक है, जो उन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्त है, तो उनका जो सबसे छोटा गुणांक है वही दोनों मिलेंगे। तो बेसिकली क्या फाइंड करना है हमें, यहां हमें 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि इसी तरीके से मिलेंगे वो। क्या हो जाएगा, 12 बराबर क्या हो सकता है, 2 की घात 2, 3 की घात 1। 18 बराबर क्या है, 2 की घात 1, 3 की घात 2। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, अधिकतम घात, जो भी दोनों की अधिकतम घात है वो लेना होती है, हमें ले लेते हैं। तो 2 की घात 1 और 2, इनमें से आप देख सकते हो 2 बड़ा है। सिमिलरली 3 की घात, तो एलसीएम कितना हुआ, 36। इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये इसका उत्तर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भविष्य में आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप इसको पूरा देखिए वीडियो का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।